नमस्कार दोस्तों, ये ट्राई हैकमी का हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम प्री साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी तक हम इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी जिसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी, डिफेंसिव सिक्योरिटी और कैरियर्स इन साइबर पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेटवर्क फंडामेंटल में हमने व्हाट इज़ नेटवर्किंग को कवर कर लिया है। अब हम इंट्रो टू लैन इसको ये जो रूम है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये एक प्रीमियम रूम है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टोपोलॉजीज़ के बारे में आपको समझाया गया है। टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करने का एक तरीका। किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास 50-100 डिवाइस हैं, कंप्यूटर डिवाइस हैं, या 10-15 कंप्यूटर डिवाइस हैं, तो उन्हें कैसे किस फॉर्मेशन में उन्हें जोड़ना चाहिए इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि कम से कम कॉस्ट लगे, मतलब खर्चा बहुत कम हो, उसके अलावा एफिशिएंट तरीके से वो काम कर पाए। तो इस मतलब लेक्चर में हमें इसी प्रकार से टोपोलॉजी को समझाया गया है। तो सबसे पहली जो टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। तो स्टार टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि स्विच या हब के जरिए इंडिविजुअली कनेक्टेड होता है। इसमें आपको दिखाया गया है कि जो स्टार टोपोलॉजी है ये स्विच है, इससे आपके जो कंप्यूटर हैं ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं आगे, इस टोपोलॉजी में कोई भी इंफॉर्मेशन डिवाइस को सेंट्रल डिवाइस के जरिए भेजा जाता है। हालांकि ये छोड़ दिया हमने। देखो, ये टोपोलॉजी आजकल सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि ये रिलायबल और स्केलेबल है। हालांकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन ये रिलायबल है। और रिलायबल कैसे है वो हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखो, यह नेटवर्क ज़्यादा स्केलेबल होता है, यानी ज़रूरत के अनुसार नए डिवाइस आसानी से जोड़े जा सकते हैं। नंबर 2, नेटवर्क की मैनेजमेंट आसान होती है। नंबर 3, अगर कोई डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता। ये जो पॉइंट है मैं अभी आपको उसमें डायग्राम में समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज कि इसमें ज़्यादा केबलिंग लगती है, मतलब केबल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और डेडिकेटेड नेटवर्किंग इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, इसलिए महंगी पड़ती है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता है मेंटेनेंस की ज़रूरत बढ़ती है, जिससे ट्रबल शूटिंग कठिन हो सकती है। तो इसके ये इन्होंने डिसएडवांटेज बताएं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा समझिए डायग्राम के थ्रू कि ये स्विच है, इससे आपके ये कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो क्या होगा कि इस कंप्यूटर के ख़राब होने से इन सभी डिवाइसेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका जो डाटा का प्रोसेसिंग है या मतलब लेन देन है वो आसानी से चलता रहेगा। इसमें दिक्कत कब आनी है, जब ये खुद सेंट्रल हब मतलब जो स्विच है ये ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। लेकिन ये स्थितियाँ बहुत कम बनती हैं कि मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी के स्विच आप यूज़ करो तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब हम अगली जो टोपोलॉजी है उसके बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या दिक्कत है। जैसे बस टोपोलॉजी है, दूसरी जो टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो बस टोपोलॉजी क्या है। इस टाइप का कनेक्शन एक सिंगल केबल यानी बैकबोन केबल पर डिपेंड करता है। इसे एक ट्री के स्टेम या तने की तरह समझो, जहाँ डिवाइसेज उस केबल की ब्रांचेस से जुड़े होते हैं। ये जो आपको डायग्राम दे रखा है ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक सेंट्रल केबल है, इसके बैकबोन केबल कहते हैं हम, जिससे सभी जो आपके कंप्यूटर हैं ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इससे इनको ईथरनेट केबल द्वारा इनको इंटरनेट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे इसको एक प्रकार से यदि आप पोर्ट्रेट में खड़ा कर दें तो एक ट्री के समान हो जाता है। एक पेड़ है, पेड़ का तना है और उसकी ब्रांचेस हैं, मतलब उसकी शाखाएँ हैं। अब हर एक शाखा से एक कंप्यूटर जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से एक ट्री टाइप स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो दिक्कत आने वाली है वो क्या होती है इसको देखते हैं। जो सारे डिवाइसेस का डाटा उसी केबल पर ट्रेवल करता है, वो एक सिंगल जो केबल है उस पर पूरा डाटा ट्रेवल करता है। इसलिए अगर एक साथ कई डिवाइस डाटा मांगते हैं तो नेटवर्क स्लो हो जाता है और बोटलनेक हो जाता है, हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि वो एक सिंगल जो केबल है ये वाली, अब इस पर मान लीजिए कंप्यूटर लगातार डाटा भेजते हैं, ज़्यादा डाटा भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, एक प्रकार की जाम की स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर ये डाटा ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा, जिससे कि नेटवर्क स्लो हो जाएगा और ये इसकी खराबी है।
लेकिन ये छोटे जो नेटवर्क होते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। मान लीजिए आपके पास 5 से 7 या 10 कंप्यूटर हैं तो आप लैन केबल से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत किफ़ायती भी होता है। इसमें कम केबलिंग की और इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें आपका ज़्यादा रुपए नहीं लगता। तो ये जो घर पर आप नेटवर्क बनाते हैं, अगर आपके पास 4-5 कंप्यूटर हैं या छोटी मोटी जो शॉप होती हैं उनमें बस टोपोलॉजी ही देखने को मिलती है। अब इसमें एक जो नुकसान है ये क्या है, नुकसान यह है कि इस टोपोलॉजी में रिडंडेंसी कम होती है। अगर बैकबोन केबल टूट जाए तो पूरा नेटवर्क डेटा सेंड या रिसीव नहीं कर पाएगा। अब ये रिडंडेंसी क्या होती है, और बैकबोन केबल का तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अगर बैकबोन केबल टूट गई, मतलब ये जो मेन जो केबल है अगर ये टूट जाती है या ये ब्रेक हो जाती है कहीं से, तो डिवाइस में, कोई से भी डिवाइस में डाटा का फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी का मतलब होता है, ये मैंने लिख रखा है इसमें, रिडंडेंसी नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अतिरिक्त या बैकअप सिस्टम्स होते हैं, ताकि अगर कोई डिवाइस या कनेक्शन फेल हो जाए तो दूसरा डिवाइस या कनेक्शन अपने आप काम संभाल सके। ठीक है, ये एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे हमारी जैसे टीम है, क्रिकेट टीम है, उसमें प्लेइंग प्लेयर कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं कि 11 लोग ही खेलेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा 4 प्लेयर रखते हैं कि 15 की टीम रहती है। यदि कोई फेल हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति वहाँ पर खेलेगा। तो इसी प्रकार से नेटवर्किंग के क्षेत्र में जैसे आप मान लीजिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपनी जो वेबसाइट चालू करती हैं, मान लीजिए कोई वेबसाइट है गूगल ही मान लीजिए, तो इसके अलग अलग सर्वर होंगे। जैसे इसका मान लो इंडिया में भी सर्वर है, चाइना में है, या कहीं पे आसपास है अपने। तो अगर इंडिया का सर्वर फेल हो जाता है तो क्या होगा कि जो डाटा है वो चाइना के सर्वर से या आसपास बांग्लादेश के सर्वर से इससे आ सकता है। हालांकि इनमें सर्वर अभी इनके है नहीं शायद। तो रिडंडेंसी का आपको मतलब समझ आया कि ये है कि रिडंडेंसी अधिक होने का मतलब है नेटवर्क में कंटिन्यूस कनेक्टिविटी बनी रहती है और डाउन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, अगर एक पाथ या डिवाइस ख़राब हो जाए तो दूसरा पाथ या डिवाइस तुरंत काम लेना शुरू कर देता है। नेटवर्क ख़राब नहीं होता और डाटा लॉस या सर्विस इंटरप्ट नहीं होती है। तो ये जैसे अमेज़ॉन जैसी कंपनी है, इनका जो रिडंडेंसी है बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये कभी डाउन नहीं होती, मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये बैकअप्स रखते हैं। एक साइट, अपनी अमेज़ॉन जो साइट है उसको कई सर्वर्स बना रखे हैं, कई सर्वर्स पर ये डिप्लॉय करते हैं। यदि एक सर्वर काम ना भी करे तो दूसरे सर्वर से आपको डाटा या इंटरनेट या वेबसाइट एक्सेस हो जाती है। ठीक है, और अगली जो टोपोलॉजी है वो रिंग टोपोलॉजी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी में डिवाइसेज जो होते हैं एक दूसरे से लूप में जुड़े हुए होते हैं, मतलब गोलाकार स्थिति जो आप बताएं लूप में जुड़े हुए होते हैं। इसमें कम केबलिंग की ज़रूरत होती है और हार्डवेयर जैसे स्विच या हब पर कम डिपेंड होता है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कोई स्विच या हब की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्या कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे और ये इससे। यदि इसको डाटा मान लीजिए भेजना है तो ये डाटा एक ही दिशा में फ्लो करेगा। ये इधर से जाएगा डाटा, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी दिक्कत क्या है कि ये डाटा एक दिशा में फॉलो होता है। मान लो ये सबसे पास वाला डिवाइस तो ये भी है और ये भी है, लेकिन डाटा ये अगर इसको भेजना है, इस वाले डिवाइस को, तो ये क्या करेगा, इधर से ही डाटा भेज पाएगा। ऐसा नहीं कि ये उल्टी दिशा में इसको भेज दे। तो ये इसकी थोड़ी खामी है कि जो डाटा है उसकी ट्रेवलिंग ज़्यादा हो जाती है इसमें। और दूसरा ये है कि मान लीजिए इसको डाटा भेजना, इसने इसको यहाँ डाटा भेज दिया, लेकिन इसका भी कोई पर्सनल डाटा है, तो पहले ये क्या करेगा कि भाई रुक जा यार थोड़ी देर, पहले मेरा डाटा भी जाना है। तो पहले ये खुद का डाटा इसको भेज देगा, उसके बाद इसका डाटा फ्लो करेगा। तो इसमें टाइमिंग भी इंक्रीज होती है, टाइम भी लगता है। ठीक है, तो ये डाटा लूप के जरिए भेजा जाता है और हर डिवाइस डाटा को आगे बढ़ाता है जब तक कि वह इंटेंडेड डिवाइस तक ना पहुंच जाए। ये मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई डिवाइस खुद डाटा भेजना चाहता है तो वह अपना डाटा पहले भेजता है, फिर दूसरों का डाटा भेजता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इस टोपोलॉजी में डाटा केवल एक ही दिशा में ट्रेवल करता है, जिससे ट्रेवल शूटिंग आसान होती है, लेकिन डाटा का रास्ता लंबा होने की वजह से नेटवर्क थोड़ा स्लो होता है। ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसका जो प्रैक्टिकल उन्होंने दे रखा है इसको देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझा रखा है। ये आपको सबसे पहले इन्होंने रिंग टोपोलॉजी के बारे में समझाया है, तो इसको पढ़ते हैं। रिंग टोपोलॉजी। इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अदर्स टू क्रिएट अ फुल सर्कल।
ये रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, दो आसपास के डिवाइसेस को जोड़ दिया जाता है जो कंप्लीट सर्कल करने के लिए, ठीक है। अब ये जो डाटा है देखिए ये फ्लो हो रहा है, पैकेट्स ऑफ डाटा ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू द नेक्स्ट अंटिल दे हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, ये हम पढ़ चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये डाटा यहाँ से जा रहा है तो इसको पहुँचाने के लिए इधर से, लेकिन उल्टा नहीं जाएगा, ये ट्रेवलिंग इसकी ऐसी दिशा में होगी, ठीक है। वन ऑफ द मेजर फ्लॉज, इसका फ्लॉ क्या है विद द रिंग टोपोलॉजी इज दैट इफ अ डिवाइस गोज डाउन और केबल इज ब्रोकन देन डेटा विल नो लॉन्गर बी पास्ड। मतलब यदि ये कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या केबल यहाँ से कट जाती है, जैसे हम इसको काट के बताएंगे आपको, ये केबल काट दी मान लीजिए, तो ये डाटा फ्लो होना बंद हो गया है। देखा, ये रिंग टोपोलॉजी की सबसे बेकार फ्लो है कि देखिए ये एक जगह से केवल डिस्कनेक्ट होने के कारण पूरा नेटवर्क ही बंद हो गया है, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। अब हमारी जो अगली जो है बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में क्या है कि ये जो डाटा है ये एक सेंट्रल केबल या बैकबोन केबल के थ्रू जाता है, तो इसमें आप डेटा फ्लो करके बताएंगे ये, और ये जो डाटा है वो दोनों दिशा में जाता है। जैसे यहाँ से देखिए आप, ये जो कंप्यूटर है ये कोई डाटा भेजेगा, ये डाटा भेजेगा तो ये दोनों दिशा में जा रहा है, ठीक है। हर एक जो कंप्यूटर का जो डाटा है दोनों दिशा में जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें डाटा फ्लो होता है। अब लेकिन इसकी कमी क्या है, इसकी कमी ये है कि मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर A1 इसको मान लेते हैं, 2 जो भी है कंप्यूटर, इसमें नंबर इन्होंने दे नहीं रखा, और कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 3 को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा सेंड करते हैं। मान लीजिए हम पैकेट सेंड कर रहे हैं, ये कंप्यूटर 1 से देखिए आप, ये हम ज़्यादा डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है कि डाटा आपस में बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो ये जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ये देखिए इनका और दूसरे का डाटा जा नहीं पाएगा, ठीक है। ये स्लो हुआ और धीरे धीरे ये जब ज़्यादा डाटा हो जाएगा तो ये नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो हम जैसे भेजते जा रहे हैं और ये द बस नेटवर्क इज़ नाउ डाउन, ये डाउन हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि ये तो कम डिवाइस हैं, बहुत सारे डिवाइस हैं और ज़्यादा डाटा फ्लो करना है, तो ये बस टोपोलॉजी की ये खामी है, ठीक है। अब हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी, जो कि सबसे बेस्ट है अभी तक और बड़े नेटवर्क्स में ये बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए अब ये एक सेंट्रल स्विच के द्वारा ये सभी आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। ये डाटा फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इसको भी भेजना है तो ये यहाँ से इधर या इधर या इधर ये सब भेज सकता है डाटा अपना, ठीक है। अब मान लीजिए अब गलती से ये स्विच ख़राब हो, मैंने आपको बताया इसमें हमने हथौड़ा मार दिया, मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये पूरा जो कंप्यूटर का जो सिस्टम है डाउन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये इसकी एक ही मतलब दिक्कत है, अगर सेंट्रल जो हब है या स्विच है ये ख़राब हो जाता है तो नेटवर्क डाउन होगा, जबकि अगर कंप्यूटर ख़राब होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इसलिए ये काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद देखिए आपको ये एक टास्क कंप्लीट होने पर ये THM का फ्लैग मिल चुका है, तो इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा उसमें। अगला जो टॉपिक है हमारा ये है व्हाट इज़ स्विच, स्विच किसे कहते हैं, तो स्विच के बारे में हम देख लेते हैं। स्विच नेटवर्क में एक डेडिकेटेड डिवाइस होता है जो डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को इंटरनेट के जरिए जोड़ता है। हर डिवाइस स्विच के अलग अलग पोर्ट में कनेक्ट होता है। यह बड़े नेटवर्क जैसे बिजनेस या स्कूल में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ डिवाइसेस की संख्या बहुत होती है। स्विच के पोर्ट 4, 8, 16, 24, 32 या 64 तक हो सकते हैं। तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक स्विच का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पोर्ट के द्वारा सभी कंप्यूटर्स को इंटरनेट एक्सेस कराया जाता है, ठीक है। और स्विच हब या रिपीटर की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। हब या रिपीटर की तुलना में कैसे एफिशिएंट होता है कि हब क्या करता है, मान लीजिए उससे 4 डिवाइस कनेक्टेड हैं, 4 कंप्यूटर डिवाइस एक हब से कनेक्टेड हैं, तो हब पर यदि कोई डाटा आता है तो वो चारों कंप्यूटर पर भेज देगा और जिसका जो डाटा होगा वो अपने आप रख लेगा। लेकिन स्विच क्या करता है कि चारों कंप्यूटर के मैक एड्रेस अपने पास रखता है और जिस कंप्यूटर के लिए जो डाटा आता है उसी मैक एड्रेस के हिसाब से सिर्फ उसी कंप्यूटर को भेज देता है। तो ये एक प्रकार की स्मार्ट ट्रैफिकिंग है कि उसको पता है कि किस कंप्यूटर के लिए डाटा आया है, उसी को वो सेंड करता है। तो ये स्विच का काम होता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना अभी, और इन्होंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है। इसके अलावा राउटर क्या होता है, तो राउटर तो आप सभी को लगभग पता ही होगा कि राउटर क्या करता है कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा करता है। जैसे आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है, आपके घर का जो नेटवर्क है उसको लोकल या पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट कराता है, मतलब इंटरनेट को एक्सेस कराने का काम करता है। और ये कैसे वर्क करता है कि सबसे पास वाला जो सर्वर होगा या सबसे पास वाला जो रास्ता होगा उसको फॉलो करता है और जल्दी से जल्दी आपको
सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो ये राउटर का काम है जो हमें ज़्यादा नहीं देखना, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन है व्हाट डज द लैन स्टैंड फॉर, और राउटर्स क्या करता है, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, और ये THM हमने ये देख ही लिया। तो ये हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, अ प्रीमियर ऑन सबनेटिंग। तो सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो मैं इसको बता देता हूँ आपको। सबनेटिंग के बारे में देखते हैं। सबनेटिंग का मतलब है एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सबनेट्स में बांटना। इसे ऐसे समझो जैसे केक का कोई टुकड़ा, केक को कई टुकड़ों में बांटना ताकि हर किसी को उसका हिस्सा मिल सके। हर सबनेट में अपने डिवाइसेज होते हैं और यह सबनेट एक विशिष्ट हिस्सा नेटवर्क का होता है। उदाहरण के लिए एक बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है। जैसे असल ज़िंदगी में आप जानकारी सही डिपार्टमेंट को भेजते हैं, वैसे ही सबनेटिंग नेटवर्क को कैटेगराइज करने में मदद करता है और डाटा सही जगह पहुंच जाता है। मैं इसको आपको डायग्राम से अच्छे समझा देता हूं, ये शायद आपको समझ नहीं आया होगा। अब ये देखिए, एक कोई बिजनेस कंपनी है, ठीक है, ये उसका डिपार्टमेंट है, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो इन्होंने क्या किया है इस कंपनी ने कि इन्हें जो IP नेटवर्क की IP प्राप्त थी, उन्हें इन्होंने क्या कर लिया, 3 भागों में विभाजित कर लिया, मतलब उनकी सबनेटिंग उन्होंने कर दी। तो कुछ कंप्यूटर्स जो है अकाउंटिंग वाले एक सबनेट में आ गए, दूसरे सबनेट में ह्यूमन रिसोर्स वाले कंप्यूटर आ गए, और तीसरे सबनेट में फाइनेंस वाले कंप्यूटर आ गए। अब ये सब एक ही नेटवर्क में है, लेकिन सबकी जो सबनेटिंग अलग अलग हो गई, तो मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ये इनके लिए अलग नेटवर्क हो गया, ये इनके लिए अलग नेटवर्क हो गया, इनके लिए अलग नेटवर्क हो गया। जबकि ये हैं एक ही नेटवर्क में, लेकिन इन्हें ऐसा फील होगा कि ये अलग अलग नेटवर्क में हैं। यही सबनेटिंग का काम होता है, एक प्रकार से आपस में बांट देना चीज़ों को। और इसकी टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो हम किसी दूसरे टॉपिक में कभी कवर करेंगे, कभी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है। और यदि आप इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक यूट्यूब पर 5 मिनट इंजीनियरिंग करके एक चैनल है, तो उस पर उन्होंने सबनेटिंग बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी आप देख सकते हैं उस पर। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं इसके आप देख लेना। अब हम आते हैं ARP रिक्वेस्ट पर। तो ARP क्या है, तो इसको समझते हैं। ARP मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यह एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस को मैक एड्रेस से जोड़ने का काम करता है। जो IP एड्रेस को मैक एड्रेस से जोड़ने का काम करता है, यह नेटवर्क में डिवाइसों को पहचानने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये जिन्होंने दे रखा है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ठीक है, और इससे ये एक और कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, एक ये कैमरा जुड़ा हुआ है, एक ये स्विच जुड़ा हुआ है। तो अब मान लीजिए इस कंप्यूटर को कोई डाटा भेजना है, देखो इसको कोई डाटा भेजना है, तो ये क्या करेगा, इसके पास IP, इन तीनों की IP हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये IP से पूछेगा हु हैज़ IP एड्रेस 192.168.1.10। तो ये पूछ रहा है, ये सबसे पूछ लिया, इसने इससे भी पूछ लिया क्या तुम्हारा IP एड्रेस इतना है, क्या तुम्हारा IP एड्रेस इतना है, या तुम्हारा IP एड्रेस इतना है। अब इन तीनों में इन दोनों का IP एड्रेस ये नहीं था, लेकिन इसका था। तो ये क्या करेगा, हाँ मेरा IP एड्रेस ये है, और इसके साथ में क्या करता है, ये इसका मैक एड्रेस इनको दे देगा। ये देखिए इसने अपना जो मैक एड्रेस इसको फॉरवर्ड कर दिया है। ये सोर्स मैक जो इसका है, ये इसका मैक एड्रेस है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, वो इसका है। तो मतलब इसने इसको अपना मैक एड्रेस भेज दिया है। अब इसके पास क्या होगा, कंप्यूटर के पास इसका भी मैक एड्रेस भी होगा और IP एड्रेस भी होगा। अब जैसे ही कोई डाटा इसको भेजना होगा, ये डायरेक्ट इसको भेजेगा, ना कि इन दोनों डिवाइस से पूछेगा फिर से। तो इस प्रकार से डाटा भेजा जाता है किसी भी डिवाइस को। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। What category of ARP packet ask a device whether or not it has a specific IP address। मान लो इसके पास कोई स्पेसिफिक ID नहीं है, तो वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि किसके पास ये हालांकि आपको खुद को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन मैं गलती से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब DHCP ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। DHCP एक डायनेमिक, एक मिनट रुकना,
DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में डिवाइस को ऑटोमेटिक IP एड्रेस असाइन करता है। जब कोई डिवाइस नेटवर्क से जुड़ता है और उसे मैन्युअली IP एड्रेस नहीं दिया जाता तो वह अपने आप DHCP सर्वर से IP एड्रेस रिक्वेस्ट करता है। इसके 4 चरण हैं, इनको हम समझते हैं। तो मान लीजिए आप का कोई लैपटॉप है या कंप्यूटर है, आप उसे पहली बार किसी नेटवर्क में जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही आपने वाईफाई से कनेक्ट किया तो आपको पता है कि आपको कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिक उस पर IP असाइन हो जाती है और आपका इंटरनेट चलने लगता है। तो ये क्यों होता है? इस DHCP सर्वर के कारण, प्रोटोकॉल के कारण। तो ऐसा सिनेरियो समझिए कि मान लीजिए आप आपके फ्रेंड के घर पर जाते हैं और आपका लैपटॉप लेकर जाते हैं। आप वाईफाई ऑन करते हैं और आपके जो कम लैपटॉप है इंटरनेट से उसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। आपको सिर्फ ID पासवर्ड मतलब पासवर्ड डालने के बाद। लेकिन क्या कोई IP आप खुद से असाइन करते हैं? ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, आप कभी नहीं करते। अपने आप कोई IP उसको असाइन हो जाएगी आपके लैपटॉप को और आप इंटरनेट चलाने लगेंगे। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो बताई गई है। तो आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो क्या करेगा? DHCP डिस्कवर करेगा। क्या करेगा? डिवाइस नेटवर्क में DHCP सर्वर को खोजने के लिए ब्रॉडकास्ट मैसेज करेगा। आपका लैपटॉप कहेगा भैया यार कोई IP असाइन दे दो, मुझे IP दे दो, IP है क्या? तो DHCP सर्वर कहेगा हाँ मेरे पास एक IP है, तुम इसे लेना पसंद करोगे क्या? तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो ऑफर कबूल कर लेगा। आपका जो लैपटॉप कहेगा हाँ ठीक है मैं इस IP एड्रेस को ले लेता हूँ। तो DHCP कहेगा ठीक है ये तुम रख लो, अब मैं ये IP और किसी को नहीं दूंगा। तो इस टाइप का ये इनका लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। तो ये 4 प्रकार, पहले क्या होता है? DHCP डिस्कवर होता है, उसके बाद DHCP ऑफ़र, फिर रिक्वेस्ट, फिर AC के। तो ये 4 प्रोसेस है जो किसी डिवाइस को IP असाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये देखो इसमें उन्होंने बता भी रखा है कि ये जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, इसको इंटरनेट चलाना है तो ये DHCP डिस्कवर करता है कि देखता है कि DHCP कोई सर्वर है क्या जो मुझे कोई IP असाइन कर सकता है। तो DHCP सर्वर कहता है हाँ मेरे पास एक IP है, ये तुम लेना चाहते हो, ये रख लो, ऑफ़र कर देता है ये IP। तो फिर ये कहता है हाँ ठीक है मैं इसको रख लेता हूँ और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो DHCP कहता है ओके ग्रेट यू कैन यूज़ दिस IP एड्रेस फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। मतलब ये इसको दे देता है कि 24 घंटे के लिए तुम रख लो, अब मैं इसे 24 घंटे तक किसी और को असाइन नहीं करूँगा। तो ये DHCP का काम है रियल। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। और जो क्वेश्चन हमने बताए थे, अगर कोई टफ़ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। जैसे कि हम जो THM के फ्लैग्स हैं वो हम ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद पढ़ना है और इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करना है। क्योंकि कितना भी आप देख लो यूट्यूब पर, लेकिन जब तक आप खुद से थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझने नहीं आएंगी। ठीक है, और इनके आंसर आपको देना है। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलते हैं अब।